हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास गुप्ता। आज मैंने आपसे इंट्रो वीडियो में कहा था कि आज हम एक ऐसी वीडियो की शुरुआत करेंगे जो आपको टीजीटी, पीजीटी, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, उनमें आपको सक्सेड कराने में हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? हमारे सामने बेसिकली दो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। पहली क्या है? पहली तो कौन सी बुक पढ़े, राइटर क्या होना चाहिए, ऑथर कौन सा होना चाहिए, कौन से सैंपल पेपर्स होने चाहिए, कौन सी जो बुक है वो बेस्ट रहेगी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, जहां पर हम मैक्सिमम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकें। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा बेस्ट है? देखिए, प्लेटफॉर्म सारे बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कोई जो दूसरे लोग हैं वो अच्छा प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, लेकिन अलग क्या होना चाहिए? आप जो पे कर रहे हो, क्या उसके अकॉर्डिंग आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? दूसरी बात क्या है कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो, क्या उस कंटेंट के बेसिक से लेकर के एडवांस कॉन्सेप्ट हमारे साथ डिस्कस किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं? तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या जितने भी चैनल्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी आपको बेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट प्रोवाइड नहीं कराते हैं। हर टीचर अपना बेस्ट देता है। बट यहां पर अलग क्या है? यहां पर अलग ये है कि यहां मैं आपको पढ़ाने नहीं आ रहा हूं, यहां पर मैं आपके साथ सीखने आ रहा हूं। मैं एज अ स्टूडेंट आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। अब डिफरेंस क्या है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में? जब मैं एज अ स्टूडेंट किसी भी चीज को पढ़ता हूं तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। मेरा मेरा मोटो होता है कि भाई मैं अपने बच्चों को, मैं अपने साथियों को, मैं अपने दोस्तों को वो सभी कंटेंट, वो सभी स्ट्रेटेजीज और वो सभी बातें उनके साथ शेयर करूं जो मुझे प्रॉब्लम फेस कर सकती है। है ना? और ये चीज ना, एक अगर आप एज अ स्टूडेंट देखिए, एक अच्छा लर्नर और एक अच्छा टीचर तभी बन सकता है व्यक्ति जब उसके अंदर एक स्टूडेंट जिंदा होगा। अगर आपके अंदर स्टूडेंट जिंदा नहीं है तो आप टीचर भी अच्छे नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का क्या काम है? स्टूडेंट का काम है अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, कि नई नई चीजें कैसे पता चले, ये क्या हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। और वही अच्छा टीचर है। हाँ? तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है अकाउंट्स, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स के बारे में। हाँ? तो अकाउंट्स क्या है? देखिए, अकाउंट्स क्या है, बहुत बेसिक टर्म है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे बेसिक टू एडवांस। पहले छोटे से छोटा, ऐसा जो आपको बहुत आसानी से पता है, और कुछ ऐसी भी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगी और पता भी हो सकती है ना? तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स एक स्टेटमेंट है। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स एक स्टेटमेंट है। अकाउंट्स एक डिस्क्रिप्शन है। अकाउंट एक रिपोर्ट है। कैसी रिपोर्ट है? अकाउंट्स एक ऐसी रिपोर्ट है जो हमें यह बताती है कि हमने कितना रिसीव करा और हमारे पास से कितना खर्चा हुआ। हमने कितना रिसीव करा और हमने कितना खर्चा करा। जैसे जैसे बच्चों, बेटा, अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो अगर सपोज करो हमारा अकाउंट है ना, आपको 500 रुपए मिले। कितने रुपए मिले? आपको 500 रुपए मिले, और इन 500 रुपए में से आपने कुछ का बर्गर खा लिया, कुछ की पेटीज खा ली, कुछ के मोमोज खा लिए, कुछ खा लिया, कभी कुछ शॉपिंग कर ली, कुछ खरीद लिया। तो एक बात मुझे बताओ, क्या आप लास्ट में आप इन 500 रुपए में से आपके पास कितने रुपए बचे? क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे? बिल्कुल जानना चाहोगे कि साहब 500 रुपए रिसीव हुए, अब इन 500 रुपए में से मैंने कितना खर्चा किया और कितने मेरे पास रिमेन रह गए, कितने मेरे पास बच गए। बात सही है। तो आप क्या करते हो? आप इनका एक रिकॉर्ड बना लेते हो, जहां पर आप लिख लेते हो कि साहब 500 रुपए रिसीव हो गए। कितने रुपए रिसीव हो गए? 500 रुपए। और 50 का बर्गर खा लिया, 250 रुपए की पिज्जा खा ली, है ना, 170 रुपए का कोई सामान खरीद लिया। और जब आपने इनका टोटल करा तो 5 5 10 7 17, 2 3 4, तो 470 रुपए आपने खर्च कर दिए। तो जब आप 500 में से 470 माइनस करोगे तो आपके पास कितने का बैलेंस बच गया? 300 रुपए का बैलेंस बच गया। बोलो, बात समझ में आ गई? तो आप ती के पास कितने रुपए का बैलेंस बच गया? आपके पास 30 रुपए का बैलेंस बच गया। ठीक बेटा, ऐसे ही जो हमारी बिजनेस फॉर्म्स होती हैं, बोलो कौन सी फॉर्म्स होती हैं? बिजनेस फॉर्म्स होती हैं। वो बिजनेस फॉर्म किसके लिए? इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। बोलो, क्या होता है इनका मेन मोटिव? प्रॉफिट अर्न करना। और
एक ईयर के बाद, आफ्टर अ ईयर, कितने टाइम के बाद? आफ्टर अ ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद हर फर्म ये जानना चाहती है कि उसे कितना प्रॉफिट गेन हो रहा है, उसने कितना प्रॉफिट गेन किया है और उसने कितना लॉस बियर किया है, माने कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब यह है प्रॉफिट और लॉस जो है वो कहां से निकल करके आएंगे? वो निकल करके आएंगे हमारे रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर में, मतलब कितना हमने रिसीव किया और कितना हमने एक्सपेंडिचर किया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ऐसा ही एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा और यही स्टेटमेंट हमारे लिए क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? अकाउंट्स क्या है? तो अकाउंट्स क्या मतलब क्या है? एक बिजनेस की रिपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन है किस चीज का? ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स का। ट्रांजेक्शन्स जो आप अभी कर रहे हो, राइट नाउ, अभी, बिल्कुल अभी अभी, और इवेंट्स जो आप फ्यूचर में करोगे। कब करोगे? आपने कोई खर्चा तो अब किया है लेकिन आप उसका पेमेंट बाद में कर रहे हो, आपने सामान तो अब खरीदा लेकिन पेमेंट बाद में कर रहे हो, आपने कोई सर्विस कंज्यूम किया, पेमेंट बाद में कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट अभी किया लेकिन आपको पेमेंट बाद, इनकम बाद में। कोई भी ऐसी चीज जो इन फ्यूचर होने वाली है, हाँ, उनको क्या है? इवेंट्स कहा जाता है ना? जैसे आपने बैंक में तो पैसे आज जमा कर लिए लेकिन इंटरेस्ट तो आपको अभी के अभी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट कब मिलेगा? कुछ टाइम के बाद मिलेगा, तो वो इवेंट्स है। तो वो सभी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स दैट हैज हैपेंड, दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। बोलो, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। कहां तक? बोलो, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हमने जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स किए हैं, क्या कह रहा हूं मैं? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, 1 अप्रैल 31 मार्च तक हमने जितने भी ट्रांजेक्शन और इवेंट किए उन्हें जिस रिपोर्ट में लिखा जाता है, उन्हें जिस बुक में लिखा जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो जो हमारा डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट बनती है, वो जो स्टेटमेंट हमारा बनता है, उसको हमें क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। बोलो, इतनी डिटेल्ड में आपको कहीं कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हुई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कहीं कुछ नहीं मिलेगा इतनी डिटेल्ड में। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है? हमारा मेन मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा सीखना। देखो, मेरा मेन मोटो सीखना है, हाँ, मेरा मेन मोटो क्या है? सीखना और सिखाना। अब आपका मेन मोटो क्या है? आप डिसाइड करो। सीखना सिखाना है, बहुत आगे ग्रो कर जाएंगे। और अगर सीखना सिखाना नहीं है तो ना, तो ज्ञान एक ऐसी चीज है, नॉलेज एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा शेयर करो उतना ज्यादा बढ़ती चली जाती है ना। इसके कुछ इसके कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं। इट इज एन समराइज्ड, वेरी गुड, देखो, इट इज एन समराइज्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? समराइज्ड फॉर्म है। मतलब समराइज्ड फॉर्म है ये हमारा, एक ही जगह पर आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपकी फर्म में कोई राम व्यक्ति है, कौन है? राम व्यक्ति है, और अगर राम परचेज कर रहा है तो उसकी सारी परचेज उसने ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी परचेज करी आपने सारी की सारी यहां पर लिख ली, जितनी परचेज रिटर्न हुई सारी की सारी यहां पर लिख ली। और आपने ईयर के लास्ट में, मंथ के लास्ट में, पीरियड के लास्ट में, आप पर्टिकुलर डेट के या आफ्टर अ पीरियड आप किसी भी वक्त ये जांच कर सकते हो कि राम की टोटल परचेज कितनी थी, या राम ने किस वक्त कितना माल खरीदा। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ एक जगह पर आसानी से मिलेगी। मेरे चैनल की भी यही खासियत है, पता है, सारी चीज, सारा कंटेंट, सारी इंफॉर्मेशन, सारा बेसिक, एडवांस, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कितनी सिमिलैरिटी है हम दोनों के बीच में, है ना? तो इट इज अ समराइज्ड फॉर्म। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट समराइज्ड फॉर्म है। दो साइड होती है भाई, देखो, एक तो ये वाली साइड हो गई डेबिट साइड और एक ये वाली साइड हो गई क्रेडिट साइड। बोलो, बात समझ में आ गई? एक हो गई डेबिट साइड और एक हो गई कौन सी? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कौन सी साइड है बताओ? कौन सा हैंड है? ये लेफ्ट हैंड है। और क्रेडिट कौन सा हैंड है बताओ? ये राइट हैंड है। तो डेबिट साइड लेफ्ट हैंड होती है और क्रेडिट साइड राइट हैंड होती है। ये मैंने गलती से, मेरे से टाइप हो गया क्रेडिट, यहां पर राइट आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? राइट साइड। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्या आएगा हमारा? राइट साइड आएगा। टी फॉर्मेट होता है, तो कौन सा फॉर्मेट बना है? टी फॉर्मेट बना है। एब्रीविएटेड क्या है? एब्रीविएटेड, कभी कभी एक क्वेश्चन बना था, सीधा सीधा पूछा था, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ अकाउंट? ऑप्शन दे दिए, अकाउंट, एसीसी, एसीएन,
ए एंड बी, बताओ कौन सा ए एंड बी? अकाउंट्स और अकाउंट्स, इनको ये हमारे एब्रीविएशन है। अकाउंट को अच्छा कई बार अकाउंट्स ऐसे भी लिख दिया जाता है, ये भी इसका एब्रीविएशन है। जब बहुत सारे अकाउंट्स होता है ना तो हम उसको एसीएस के नाम से लिख देते हैं, तो ये भी इसका एक एब्रीविएशन है। तो इसके 3 एब्रीविएशन है, एसी एंड एसीसी एंड ए अपॉन सीसी। बोलो यहां तक की बात क्लियर हो गई? यहां तक आपके सीधे सीधे मैंने 4 क्वेश्चन बना दिए, समराइज्ड वे है। 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट लेफ्ट में होती है, क्रेडिट। जितने भी आप स्टेटमेंट बनाओगे, जितने भी आप अकाउंट्स बनाओगे, सब में यही कहानी है। टी फॉर्मेट पर बेस्ड होता है अकाउंट। एसी, एसीसी, एसीएस इसके एब्रीविएशन है। खाली यही थोड़ी पूछेगा, कई बार तो आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? डेफिनेशन पूछ लेगा कि साहब डेफिनेशन बताइए किसने दी हुई है, किसने दी हुई है कि डेफिनेशन जब हम बात करते हैं तो आ जाइए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? आर एन कार्टर की। आर एन कार्टर क्या बात करते हैं कि साहब बुक कीपिंग है, साइंस है, आर्ट है, किस चीज की? रिकॉर्डिंग करेक्टली, किसी भी चीज को करेक्टली लिखना, किसमें? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पुस्तकों में लिखना, सही लेखा करना, पुस्तकों में सही लेखा करना, या पुस्तकों में सही लेखा करने की कला एवं विज्ञान, जो उन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, वो सभी व्यापारिक लेखे जिनका मुख्य उद्देश्य या जिनको लाभ कमाना है और जिनको हम किस में ट्रांसफर कर सकते हैं? मनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। बोलो। आरएन कार्टर कहते हैं कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स all those business transaction that result in the transfer of money and money worth। वो सभी व्यापारिक लेखे जिन्हें रुपये में बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, और उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही लिखने की जो कला एवं विज्ञान होता है, उसको क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग कहा जाता है। अब यहाँ इसको याद कैसे करें? तो कोई याद करने की बहुत सीधी सीधी सी ट्रिक है, आसान सी ट्रिक बता दूं। देखो किसकी बात चल रही है यहाँ पे, देखो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ये वाला ले लेते हैं। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, है ना? यहाँ पर बात चल रही है ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? कन्वर्टेबिलिटी। बोलो क्या 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 बोला मैंने? कन्वर्टेबिलिटी मतलब कन्वर्ट करना। क्या करना? कन्वर्ट करना। देखो कन्वर्ट करना। सी किसने दिया है? कार्टर ने। मैच हो गया। तो जब भी कन्वर्जन की बात होगी कि वो सभी लेखे जो पुस्तकों में लिखे सही से रूप से लिखे जाते हैं, उस कला एवं विज्ञान को बुक कीपिंग कहा जाता है। तो जब भी कन्वर्जन की बात होगी, किसकी बात होगी? कन्वर्जन की बात होगी, साइंस की बात होगी और आर्ट की बात होगी, तब तब आर एन कार्टर का नाम याद किया जाएगा। आर एन कार्टर साहब को याद किया जाएगा। सबसे आसान तरीका है, जब भी आप नोट्स बनाओ ना, देखो नोट्स पहली बात तो हाथों हाथ मत बनाना। दूसरी बात, स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल भी मत लेना। इसलिए नहीं कह रहा, ये प्राइवेसी है बेटा, इसलिए कह रहा हूं पहले देखो कि मैंने क्या पढ़ाया है, उसके बाद दोबारा देखो। अब अपने आप नोट्स बनाओ कि हाँ साहब पहले हमने अकाउंट्स पढ़ा, अकाउंट्स में समराइज्ड है, 2 साइड होती हैं, एक डेबिट होती है जो लेफ्ट साइड होती है, एक क्रेडिट होती है जो राइट हैंड साइड होती है। टी फॉर्मेट पर बेस्ड होता है और एब्रीविएशन उसके ए अपॉन सी एंड एसीसी और एसीएस है। उसके बाद जब हम बात करेंगे फिर डेफिनेशन की, तो लिखना आर एन कार्टर ने साइंस एंड आर्ट की बात की है, और वो बात करते हैं कि वो सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो सभी व्यापारिक लेखे जिन्हें रुपये में बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, वही हमारा बुक कीपिंग है। आर एन कार्टर, है ना? याद भी हो ही होगी आपको तो ये वाली, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आप इसको कल रिवाइज कर लोगे ना, देखने के बाद, आज आप देख रहे हो इस वक्त, जिस भी वक्त देख रहे हो, इसके कुछ घंटे के बाद रिवाइज कर लेना और एक कल रिवाइज कर लेना अगले दिन, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भूल नहीं सकते। जे आर बॉटली बॉय, बॉटली बॉय तो बड़े प्रसिद्ध हैं, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में बहुत काम किया है इन्होंने। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ये कहते हैं कि जो बुक कीपिंग है वो एक कला है। किस चीज की कला है? बिजनेस डीलिंग या बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापारिक समझौते जितने भी होते हैं उन सबको लिखने की कला। किसमें?
जो हमारे जितनी भी किताबें हैं उनमें लिखने की कला को क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग। अरे आर्ट की बात कौन कर रहा है? बॉटली बॉय। आर्ट की बात कौन कर रहा है? बॉटली बॉय। ठीक है। नॉर्थ कॉट की बात कौन कर रहा है? नॉर्थ कॉट किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्थ कॉट बात कर रहे हैं, ये भी आर्ट की बात कर रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो गया। बॉटली बॉय आर्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कॉट भी आर्ट की बात कर रहे हैं, कैसे याद रखें भाई? इन्होंने कहा है इसमें केवल हम वही लिखते हैं जो मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप चाहे कमर्शियल ट्रांजेक्शन करो चाहे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो, लेकिन मॉनेटरी एस्पेक्ट होना चाहिए। तो सर मनी की बात तो कार्टर ने भी करी है। तो कार्टर ने जो बात करी है वो कन्वर्ट की बात करी है कि जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉर्थ कॉर्ट ने बात करी है सीधी सीधी मॉनेटरी की। तो जब कन्वर्जन की बात आए तो कार्टर लिख देना, मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात आए तो नॉर्थ कॉर्ट कर देना, और अगर खाली आर्ट की बात आए तो बॉटली बॉय लिख देना। बताओ कितना आसानी से मैंने इस चीज को कर दिया। और आप लोगों को ये सभी चीजें, मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी। बुक कीपिंग क्या है बताओ? बुक कीपिंग, अभी हम एक वर्ड पढ़ रहे थे, देखो हर जगह बुक कीपिंग है ना? तो बुक कीपिंग है क्या वास्तव में? बुक कीपिंग के बारे में जानते हैं। देखिए बुक कीपिंग क्या है, पहली आप एक चीज ध्यान में रखिए। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंट, बस बात खत्म। क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का एक पार्ट है। क्या क्या होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। अब साहब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं हमें तो नहीं पता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे, जिनके माध्यम से हम किसी भी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। दे हेल्प इन द वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर ये नहीं होंगे तो अकाउंटेंट तो कुछ भी लिख देगा। फिर ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगी? तो आप वेरीफाई कर सके चीजों को, आप क्या कर सकें? आप वेरीफाई कर सके चीजों को, उसके लिए आपको क्या किया गया? आपके लिए ये किया गया कि साहब आप जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, उन अकाउंट्स का सबसे पहले आपको क्या करना है? वाउचर प्रिपेयर करना है, ताकि हम उनकी ऑथेंटिसिटी को क्या कर सके? जज कर सके, चेक कर सके। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर। अच्छा, सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद उन सोर्स डॉक्यूमेंट जिसके लिए वो सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुए हैं, उन्हें रिकॉर्ड करोगे किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है साहब? हमें तो नहीं पता है। डेट वाइज। क्या होता है? डेट वाइज। एक छोटा पॉइंट छोटा कर लेते हैं। क्या होता है? डेट वाइज। बात समझ में आ रही है? डेट वाइज है ना? तो डेट वाइज इसको कर, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? डेट वाइज। तो जो ट्रांजेक्शन आज हुई है उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन वेट करेंगे, भूल जाओगे। बुक कीपिंग की तैयारी इसलिए की जाती है ताकि आप उन्हें हैंड टू हैंड क्या कर सको? रिकॉर्ड कर सको। तो बुक कीपिंग में पहले हम क्या करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं। किसमें करते हैं? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी चीज ये आपको याद रखनी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और जो व्यक्ति इसको रिकॉर्ड करता है उसे बुक कीपर कहा जाता है। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब यहां से देखो क्या क्वेश्चन बन सकता है। इन बुक कीपिंग फर्स्टली विच फंक्शन इज फर्स्टली डन इन द बुक कीपिंग? प्रिपेयर सोर्स डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, समराइजेशन और क्लासिफिकेशन। 4 ऑप्शन आ गए आपके पास। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है। समझ आ गया? क्लियर हो रही है ये वाली बात? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड कौन करता है, क्या कहा जाता है? अकाउंटेंट, कैशियर, ऑडिटर, या बुक कीपर? बुक कीपर इज द आंसर। कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि साहब अकाउंटेंट की नौकरी तो होती है, अकाउंटेंट का काम क्या होता है? अकाउंटेंट का काम यही तो होता है। लेकिन जब आपके सामने बुक कीपर का ऑप्शन है तो आप बुक कीपर पे जाओगे, और अगर आपने अकाउंट लिख दिया तो आपका गलत। छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है ना? अच्छा, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स इंग्लिश में तो लिखे हुए हैं, मैंने आपसे कहा ना। इन नोट्स को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेना,
नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लेना, लेकिन मैं जितनी भी एक्सप्लेनेशन करूंगा ना सारी हिंदी में करूंगा, मैं कोई इंग्लिश में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, है ना। अब जब हम स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं या जब जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अगर जाते भी होंगे बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो स्कूल में जाते होंगे पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, वहां पे हिंदी नहीं चलती है। बच्चा सीधा सीधा पूछता है कि साहब मतलब क्या है। अब जैसे सपोज करो बैंक अधिविकर्ष है, बैंक अधिविकर्ष कहाँ यूज किया जाता है, हैं? या जैसे समझ में आ रहा है, संचय है तो संचय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रिजर्व का यूज किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इंग्लिश में क्या होती है ना। तो धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा। क्लियर है। तो ये दो चीजें हो गई हैं हमारी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ बुक कीपिंग की। तो मेथड ऑफ बुक कीपिंग के दो मेथड है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो इन्हें बुक कीपिंग सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? बुक कीपिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो बुक कीपिंग सिस्टम में दो सिस्टम आते हैं हमारे, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक आता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम का अगर हम इसको देखें तो पता चल जाएगा कि साहब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या कहा मैंने, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आप केवल कैश और पर्सनल अकाउंट्स ही मेंटेन करते हो। ओ दोबारा पढ़ो। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप केवल कैश और पर्स, सीधा क्वेश्चन बनता है साहब, कैश अकाउंट और कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन विच सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ द अबव। तो ओनली कैश की अगर बात चलेगी तो केवल बच्चे बोथ का आंसर लगाते हैं, पता है, क्योंकि बच्चों को यह लगता है कि भाई सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल में भी कैश का यूज होता है। अरे बाबा यहां पर किसकी बात कर रहा है, ओनली कैश की। और डबल में कैश के साथ साथ एक्रूअल भी चलता है, ये ध्यान में रखना, गड़बड़ मत कर देना। तो लगता ही है, तो कई कई बार छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन बड़ा पंगा क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो ओनली कैश की अगर बात करेगा तो सिंगल एंट्री जाएगा। पर्सनल अकाउंट्स की अगर बात करें, ओनली पर्सनल की बात करेगा तो सिंगल जाएगा, मेंटेन। इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। और यह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसके फीचर्स क्या क्या है? ओरिजिनल वाउचर्स पर डिपेंडेंसी होती है, यूनिफॉर्म होते हैं, लैक ऑफ यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म नहीं होते, लैक ऑफ यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, इनमें यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है। सूटेबिलिटी फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे व्यापारी जो डबल एंट्री सिस्टम का खर्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, उनकी इतनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं है, या उनकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो वो छोटी छोटी है, तो ज्यादातर वो कैश के बेसिस पर ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे रेहड़ी वाला है, पान की दुकान वाला है, चाय वाला है, वो कहाँ डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करता है। चाय की दुकान वाला क्या ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, जिनका बहुत बड़ा रेवेन्यू है, जिनका छोटा मोटा रेवेन्यू है, उनकी बात चल रही है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो जो फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं उन्हें कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। पहली चीज क्या आपने पढ़ी है? ओनली कैश ट्रांजैक्शन होंगी, पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड होंगे, परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं, ओरिजिनल वाउचर पर डिपेंडेंसी होती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, छोटे साइज के जो बिजनेस है, बहुत छोटे साइज के जो बिजनेस है उनके लिए सूटेबल है, और जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं इसके फाइनल अकाउंट्स कहे जाते हैं। ये ध्यान में रखना। तो यूज और रीजन फॉर कीपिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है? एक तो ये सिंपल मेथड है भाई, सीधा सीधा कितना पैसा है कितना पैसा गया। लेक्स एक्सपेंसिव है, व्यक्ति खुद अपने आप रिकॉर्ड कर लेता है, जो अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, क्लर्क है, उन सबका खर्चा बच जाता है। स्मॉल कंसर्न, भाई केवल हमें ये जानना है कि मैंने, जैसे देखो भाई एक बात है, मैंने 5,000 रुपए लगाए, अपनी छोटी सी दुकान खोली, 5,000 में मैंने कुछ माल भी डाला होगा।
अब मुझे केवल ये जानना है कि मैंने किन किन आइटम पर खर्चा किया है और किन किन आइटम से मुझे पैसा आया है। और मैं केवल इन दोनों के रिलेशन में मैं केवल इतनी बात जानना चाहता हूं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, बस बात खत्म। तो कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, इतना प्रॉफिट हुआ, मेरे लिए सही है, बात खत्म हो गई। स्मॉल कंसर्न, छोटा सा कंसर्न है। मुझे इसको लेकर के फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी है, मुझे इसको लेकर के अपना बिजनेस ग्रो नहीं करना है, मुझे अपनी एक्टिविटी एक्सटेंड नहीं करनी है, मुझे अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है, मुझे अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो जब मेरा कंसर्न ही बड़ा नहीं है तो मैं डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करके क्या करूंगा बताओ, या उस पर पैसा खर्च करके क्या करूंगा? मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूँ, इतना पैसा लगाया, इतना पैसा आ गया, बात खत्म हो, है ना? आगे आ जाइए। इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ही कंसिडर किया जाता है, बात खत्म। फ्लेक्सिबल मेथड के लिए क्या मतलब कि परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता है। यहां पर हमने पढ़ा भी था, देखो, वैरिंग विद सर्कमस्टेंसेस। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती रहेंगी वैसे वैसे इनको करने का तरीका क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा, है ना? तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसको अडॉप्ट करके रखते हैं। इसके बाद आता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। देखिए, अगर किसी के फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो लिमिटेशन होना उसका स्वभाव है ना? इसके भी हैं। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं कर सकते। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं करेंगे तो अनसाइंटिफिक सिस्टम हो जाएगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि ये जांचना कि आपने जो लेजर बनाए हैं वो अर्थमेटिकली सही है या नहीं है ना? उनकी कैलकुलेशन को जांचना कि क्या हमने सही से ट्रांसफर किया है, सही से पोस्टिंग किया है या नहीं की है, या हमने सही से रिकॉर्ड किया है नहीं किया। अब जब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस ही नहीं बन रहा, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कई बार मिस्टेक हो जाती है, जैसे आप की कोई लोकल शॉप है, उसके यहाँ से आपका उधारी का सामान चलता है, स्पेशली जो आपकी ग्रोसरी पंसारी की दुकान होती है ना, तो जो पंसारी की दुकान होती है, कई बार कितनी कई आपके साथ हुआ होगा डेफिनेटली कि आपने पैसा तो डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो रिकॉर्ड करना भूल गया। बात समझ में आ रही है? आपने डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो आपके जो दूसरा बिल बना, आपका जो आगे का बिल बना, उसमें उसने उस बिल में उस अमाउंट को प्रीवियस अमाउंट करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और आपको टोटल बैलेंस पे करने के लिए बोल दिया। अब आप गए उसके पास भागे भागे कि भाई मैंने तो इसका पेमेंट कर दिया, तो उसे आपने उसको दिखाया कि ये रही रिसीविंग। आप कैसे कह रहे हो? ये आपने लिखा हुआ है रिसीव्ड। तो वो तो ये बड़े क्या होते हैं, अनसाइंटिफिक होते हैं। हम पता ही नहीं कर चल पाता कि हमने उसको सही रिकॉर्ड किया या नहीं किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे तो आपने 60 का 6 लिख दिया, इसको क्या ही पता चल रही है, लिख दिया, है ना? तो ये अनसाइंटिफिक होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें सही सही प्रॉफिट और लॉस असर्टेन नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, अगर आपने 60 की जगह पर 6 रुपए लिख दिए, बात समझना, अगर आपने 60 की जगह 6 रुपए लिख दिए तो क्या आपका सही प्रॉफिट या सही लॉस निकल पाएगा? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। तो सही बात है। दूसरा क्या? अच्छा एक बात बताओ, जब ट्रायल बैलेंस नहीं बन रहा तो बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते। अरे साहब, बैलेंस शीट किससे बनाई जाती है साहब? ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस से। तो ट्रायल बैलेंस नहीं है तो बैलेंस शीट बना लोगे? नहीं बना सकते। बात समझ रहे हो? तो आगे जब हम बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी असरटेन हो गया, बैलेंस शीट नहीं बना सकते हो गया। एसेट तो हमारे पास बहुत मामूली होती है, तो उन पर हम कंट्रोल भी नहीं करते हैं। एक चाय वाले की जो दुकान है उसके लिए क्या एसेट है? हालांकि उसके लिए वो सब कुछ, अभी साइकोलॉजिकली फिनोमिना पे मत जाना, लेकिन उसके पास क्या कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है? नहीं है। बहुत बड़ी मशीनरी है? नहीं है। टूल्स है? नहीं है। क्या है ना भाई? बेसिक चीजें हैं। या कोई पनवाड़ी है तो उसकी दुकान है और उसका कुछ फर्नीचर है ना? तो नो कंट्रोल ऑन एसेट, है ना? ठीक है। और वो फर्दर उनका वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। और मेरे अब आप मुझे एक बात बताओ, एक पान वाले की दुकान है ना? समझने की कोशिश करना, एक पान वाले की दुकान है, उसने वो लगा रखा है, क्या बोलते हैं, टेबल लगा रखी है जिस पर पान वगैरह वो तैयार करता है। दुकान बंद हुई या किसी कारणों से दुकान बंद करनी पड़ी। अब वो जो टेबल है उसको वो बेचने के लिए गया। आपको लगता है कि उसकी कॉस्ट मिल पाएगी उसे? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, कबाड़ में जाएगी, स्क्रैप में। एग्री विद इट? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी एसेट्स तो होती हैं लेकिन उनकी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं होती, इसलिए हम कह रहे हैं कि नो कंट्रोल ऑन एसेट। नो रिकॉग्निशन इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स।
इन अब अरे यार, जब बैलेंस शीट ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पा रहे हो ढंग से, तो आप इनकम टैक्स कहां से दोगे? बताओ। सेल टैक्स कहां से दोगे? बताओ मुझे। आप जीएसटी पे कर पाओगे क्या? जब तक आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं पे कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है सिंगल एंट्री। अगर आपको जीएसटी पे करना है तो आपको डबल एंट्री सिस्टम यूज करना पड़ेगा। आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपको एसेट्स दिखानी पड़ेंगी, लाइबिलिटीज दिखानी पड़ेंगी। आपको सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में इनमें से हमें कुछ नहीं करना पड़ता। प्लानिंग नहीं कर पाओगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे। क्या कंपेयर करोगे? सीधा सीधा है। एक बात मुझे बताओ, मेरा ऑटो रिक्शे का काम है, मेरा काम है ऑटो रिक्शे का। मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूं, किसी और को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूं। मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूं। बेटा, जब मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूं तो मुझे कितने का कि भाई कितने की इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई और कितना मेरे पास पैसा आया, तो कुल मिलाकर के सीधा सीधा जानना है पर डे। पर डे मैं कितना कमा रहा हूं, बात खत्म हो गई। अब मुझे क्या कंपेयर करना है? पहली साल कमाया होगा कुछ, है ना? प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नॉट पॉसिबल। कैसे करोगे? ना तो आप एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो, कर ही नहीं रहे। एसेट रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे। तो जब तक आप डेप्रिसिएशन और एसेट को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो क्या आप अपनी एसेट्स की वैल्यूएशन को निकाल पाओगे? नहीं निकाल सकते। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। इंटरनल चेक नो पॉसिबल। इंटरनल चेक नहीं कर सकते। आपका नौकर भाई, अरे यार, आपको केवल एक आइडिया है, आप बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो उसमें, तो आपका इंटरनल चेक भी क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इंटरनल चेक कराना भी चाहोगे ना, तो नहीं होगा। आपको अपनी जो नजरें हैं ना वो जमा के रखनी पड़ेंगी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे किसके, सिंगल एंट्री सिस्टम के। एंड आई रियली होप दैट ऑल दीज थिंग्स आर अंडरस्टैंडेबल बाय यू, है ना? तो ये सभी जो चीजें हैं वो आपके समझ में आ गई हैं। और हर एक चीज को मैंने प्रॉपर हिंदी के साथ शेयर किया है। कोई भी चीज मैंने ऐसी नहीं रखी है जो आपको इंग्लिश में मैंने डिस्कस करी हो या आपको इंग्लिश में मैंने समझाई हो, है ना? हर एक चीज को मैंने कोशिश करा है कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकूं, आपको हिंदी में कवर कर सकूं। तो उसका फायदा ये होगा कि आप जो नोट्स बनाएंगे वो आपको उन नोट्स को बनाने में बहुत सुविधा होगी, आसानी होगी, और आप उन नोट्स को बना पाएंगे। ठीक है? डबल एंट्री सिस्टम है। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको हम देखते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, जिसमें दो साइड होती है, तो इसको डबल एंट्री अकाउंटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल एंट्री अकाउंटिंग। और इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि आपने ये नाम सुने हैं क्या नहीं सुने हैं, लेकिन हाँ, इनके अल्टरनेटिव नेम ये भी हैं, है ना? दो इक्वल साइड होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, जिनको हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, जो हमने अकाउंट्स में पढ़ा था सबसे पहले। हमेशा दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा विद इक्वल अमाउंट। विद इक्वल अमाउंट इसका मतलब यह है कि क्रेडिट और हमारा डेबिट, मतलब धनी और ऋणी, हमेशा किसके इक्वल होंगे? एक्स के इक्वल होंगे। मतलब एक्स की वैल्यू, अगर क्रेडिट की वैल्यू एक्स है तो डेबिट की वैल्यू भी कितनी होगी? एक्स होगी, है ना? डिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल एरर एंड फ्रॉड, इसके अंदर आप जितने भी एरर्स और फाइनेंशियल सॉरी एरर्स और फ्रॉड्स हैं उन सबको आप क्या कर सकते हो? डिडक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो। प्रॉपर आप क्या करते हो? आप अपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। प्रॉपर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो। तो यहां पर आपके लिए आसान होता है किसी भी फाइनेंशियल एरर और फ्रॉड को जज कर पाना। और आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल एरर्स होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, कौन कितने तरह के होते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। देखिए, एक एक चीज आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस की जाने वाली है। ठीक है? बहुत डिटेल्ड में। और ये आप देख करके आपको लग भी रहा होगा कि वास्तव में एक एक चीज और एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है।
मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका कवर हो सके, कोई भी पॉइंट ऐसा ना बचे जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो आपको नहीं पता, है ना। तो बेस्ड ऑन बैलेंसिंग इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, तो ये बेसिकली इसको जो हम बैलेंस करते हैं वो किस पर करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। दोबारा सुनो, एसेट्स इज इक्वल टू, ये तो लिखा हुआ है ना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। कई बार आपसे सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछ, देखो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है, ऑलवेज अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स, है ना, दैट विच इज करेक्ट इन द डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री अकाउंटिंग या डबल एंट्री बुक कीपिंग। इट अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट विद द सेम अमाउंट, इट अफेक्ट्स एटलीस्ट टू और मोर अकाउंट्स विद द अनइक्वल अमाउंट्स, इट अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स अनइक्वली और ऑल ऑफ द अबव। तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है और ये पूछा भी गया है प्रीवियस क्वेश्चन में। अगर आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे ना, तो वहां से सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन भी रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा जाता है कि विच वन इज करेक्ट। तो वहां पर आपको चार इक्वेशन दे देगा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। दूसरा आपसे क्या देगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। तीसरा आपसे क्या देगा, एसेट माइनस इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। और चौथा कोई भी आपको इनकरेक्ट इक्वेशन दे देगा, चौथी आपको कोई भी इनकरेक्ट इक्वेशन दे देगा, जैसे एसेट प्लस इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो ये आपकी गलत हो जाएगी, तो ये आपकी गलत हो जाएगी, ये आपकी सही है, ये आपकी सही है और ये आपकी सही है। क्लियर है। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई भी समस्या आ रही है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। कुछ एडवांटेजेस है, सबसे पहला एडवांटेज है क्रॉस चेक हो जाता है। सबसे पहले आपने क्या करा, जर्नल प्रिपेयर करे, जर्नल से आपने उसको पोस्ट करा, पोस्ट से आपने उसको ट्रायल बैलेंस करा, बस खत्म कहानी। यहां पर आप सही रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो आपको यहां पर पता चल जाएगा, और यहां पर सही रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है यहां पर पता चल जाएगा, क्रॉस चेक हो रहा है आपका। बहुत साइड आर रिकॉर्डेड, दोनों ही साइड्स, मतलब डेबिट को भी आप रिकॉर्ड करोगे और साइमल्टेनियसली आप क्रेडिट को। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई परचेज किया तो परचेज में आपने किया तो आपने खाली परचेज अकाउंट डेबिट करके छोड़ दिया, आपको साइमल्टेनियसली कैश अकाउंट भी लिखना पड़ता है अगर आपने कैश परचेज किया है तो ये क्या होगा कि दोनों ही साइड को आप रिकॉर्ड करोगे 5K और 5K के साथ, 5,000 और 5,000 के साथ। इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट, आसानी से आप किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई माल का गबन कर रहा है, कोई हमने गलती से कोई अमाउंट गलत लिख दिया है, गलत खाते में लिख दिया है, कुछ भी एनीथिंग, वो हमें पता चल जाता है। तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रॉस चेकिंग वाला एडवांटेज है जिसको हम इंटरनल चेक भी बोलते हैं, और आपने इसको उसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, इसको आपने उसमें पढ़ा था सिंगल एंट्री सिस्टम में। किसमें पढ़ा था आपने इसको, सिंगल एंट्री सिस्टम में आपने उसको पढ़ा था। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जब आपने इसको पढ़ा था तो इसमें लिखा हुआ था, ये देखिए यहां पर, इंटरनल चेक इज नॉट पॉसिबल। आप इसको इंटरनल चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप डबल एंट्री सिस्टम को इंटरनल चेक कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, क्या क्या डिसएडवांटेज है, एक तो कॉम्प्लेक्स है, समझना बड़ा मुश्किल है। दूसरा क्या है, इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो वो सभी स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के हम अपनी जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, डबल बुक कीपिंग सिस्टम है, उसको पूरा कर पाते हैं। दूसरा, नॉट अफोर्डेबल फॉर स्मॉल कंपनीज। क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली हमें ऑडिट कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है, और ऑडिट कराने, अकाउंटेंट रखने, इंटरनल चेक कराने, वाउचर्स प्रिपेयर करने, और दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं इसमें सभी चीजें की जाती हैं जो हम स्टेप टू स्टेप आगे पढ़ेंगे। उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको मेंटेन हाई कॉस्ट, एक हाई कॉस्ट मेंटेन करनी पड़ती है, जो कि छोटी कंपनियों के लिए, छोटे ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस अकाउंटिंग बुक्स टेक टाइम ड्यू टू डबल एंट्री।
जब आप डबल एंट्रीज के बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, मैंने क्या कहा, पहले आप क्या करोगे, पहले आप जर्नल प्रिपेयर करोगे, फिर आप क्या करोगे, उन्हें पोस्ट करोगे, फिर क्या करोगे, आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, फिर क्या करोगे, अगर इनमें कोई एरर आ रहा होगा तो उसको क्या करोगे, रेक्टिफाई करोगे, क्या करोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे। उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, एंड इट टेक्स अ टाइम। इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट इज ऑल्सो सेड इट इज टाइम कंज्यूमिंग। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दूसरा क्या है, नीड मोर मैन पावर। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इसमें हमें कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, और उन सबकी सैलरी देना, ऑडिटर की फीस देना, और वो सब मेंटेन करना हमारे लिए क्या कहलाता है, कॉस्ट हाई हो जाती है हमारी, जो किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी इंसान के लिए बियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद इनकी कुछ अप्रोचेज हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो इनसे रिलेटेड डाउट्स थे, क्वेरीज थी, या जो भी कंटेंट आपको चाहिए था, क्या वो सारा का सारा कंटेंट आप तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया, या कोई ऐसी चीज इसमें रह गई जो होनी चाहिए थी लेकिन इंक्लूड नहीं हो पाई, है ना। तो अगर कोई ऐसी चीज आपको लग रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। देखिए, मेरा दो मोटो है, मेरे प्लेटफॉर्म पर आने के दो मोटो है। पहला, ऐसे बच्चे जो परेशान हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है, कहां से बुक मिलेगी, उनको कंटेंट प्रोवाइड कराना। दूसरा, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी महंगी फीस 1,000 से 5,000 6,000 रुपए का पेमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए ये वीडियोस है। इसके अलावा मेरा कोई तीसरा मोटो नहीं है। आपके साथ अपनी नॉलेज, जो मेरी नॉलेज है, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे जितना आता है मैं उसको उसके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज्यादा कई कई सालों से मेहनत करने वाले जो लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और वो देख भी रहे होंगे। बट जितना मुझे आता है, जितना मेरे पास है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू ऑल। वो सारा का सारा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दूं। इसीलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंच सके। हमारा मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे सक्सीड हो सकते हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, ये हमारा मोटो है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की अप्रोचेस और बहुत सारे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही आपके साथ मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।